हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेएस बायोलॉजी क्लासेस में ज्योति सिंह। आज हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। और हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आज हम क्रोमोसोम क्रोमैटिन समझेंगे कि रियल में होता क्या है। तो न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस हम जानते हैं कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस। क्वेश्चन आता है हमारे सेल में, वैसे इतने सेल ऑर्गेनेलिस के नाम बताइए जी कि जो दो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब वो दो डब्बे के अंदर में बंद है। उस ऑर्गेनेलिस का नाम बताइए जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। तो एक एग्जांपल आता है हमारा न्यूक्लियस। दूसरा एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में हम जानते हैं न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस जो है रियल में जो है किसी डब्बे के अंदर में, किसी मेम्ब्रेन के अंदर में बंद नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियोलस ऐसा बनाएंगे। इससे हमें समझ आ रहा है कि किसी डब्बे के अंदर में बंद नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन है। अंदर वाले को हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अंदर वाले को हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। आउटर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर में है। आउटर मेम्ब्रेन, इसे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये यहाँ से हमें याद रखना है कि न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है? डबल स्फेरिकल स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इस इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, खाली जगह है, तो उस स्पेस को हम बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस। न्यूक्लियस जो है दूसरे सेल ऑर्गेनेलिस को ऑर्डर देता है। न्यूक्लियस का काम है सेल ऑर्गेनेलिस को उसका फंक्शन बताना, ऑर्डर देना कि तुम अपना काम करो। जैसे कि न्यूक्लियस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर देगा कि तुम एटीपी बनाओ, तुम्हारा काम है रेस्पिरेशन करना। गोल्जी बॉडी को ऑर्डर देगा कि तुम्हारा काम है मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना। इसलिए न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम तीन टर्म यूज कर सकते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सब सारे सेल ऑर्गेनेली इसको ये चला रहा है। दूसरा हम बोल सकते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। और तीसरा हम इसे एक और टर्म दे सकते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, क्योंकि सारे सेल और बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनेलिस को क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट कर रहा है, तो उसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल। और ये तीन टर्म हम समझ गए। यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन, जो हमें न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, यह आउटर मेम्ब्रेन कौन बना रहा है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस कर रही है? यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन में, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हम आउटर मेम्ब्रेन से देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर जो है हमेशा अटैच रहता है। ऐसा स्ट्रक्चर हमें नेटवर्क की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो कि न्यूक्लियस के साथ हमेशा अटैच रहता है। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये ER है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क जाल। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म में जाल की तरह फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रखा गया है। ये अपने मेम्ब्रेन को फैला लेती है और न्यूक्लियस को घेरना स्टार्ट कर देती है। देखिए इसने अपने मेम्ब्रेन को क्या किया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये भी एक मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा हुआ है। कितने डब्बे के अंदर में बंद है, एक डब्बे के अंदर में बंद है। तो उसने अपने मेम्ब्रेन को क्या किया, एक्सटेंड किया, बढ़ाया और साइटो न्यूक्लियस को घेरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करती है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करती है। तो हम जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, इनका मन न्यूक्लियस के पास भी करता है जाने को। तो ये राइबोसोम्स जो है आउटर मेम्ब्रेन में भी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण जो है न्यूक्लियस जो है खुरदरा रफ जैसा दिखाई देता है। जैसे इसके चेहरे पे पिंपल्स, जैसे किसी के चेहरे पे पिंपल्स हो गए तो वैसा ही न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी पिंपल्स हो गए। तो ये पिंपल्स कौन दे रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो राइबोसोम्स है उसे पिंपल्स दे रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमैटिन के बने हुए होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन क्या है, देखिए इसके अंदर में DNA भी होता है। हम जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस कंटेन करता है। तो उसने कैसे ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर रहा है, इसके अंदर में DNA हम जानते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। और DNA जो होती है, DNA की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। तो ये बहुत बड़ी है। न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है, सेल बहुत छोटा होता है और छोटे से पिद्दी सी सेल के अंदर में 2 मीटर का DNA प्रेजेंट है। तो DNA जो है पिद्दी से घर में कैसे रहेगा, तो DNA ने दिमाग लगाया कि मैं अपने आप को कॉइल्ड कर लूँ। कॉइल्ड जब हो जाता है तो वो अपना साइज को छोटा कर लेता है और एक छोटे से घर में वो रह सकता है। तो DNA ने क्या किया, वो किसके ऊपर कॉइल्ड होगा, एक इसके अंदर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर में, से बोलेंगे हम हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर में क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस ऐसे लिपट जाएगा। ये देखिए लिपट गया है, ऐसे DNA उसके ऊपर लिपट गया है। ये है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो इस लिपटने के कारण क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो हमें ऐसा फिगर जो है दिखाई देगा, जैसे मोतियों की माला यहाँ पे जो है ना गुथी जा रही है, ये मोतियों की माला है। DNA जो है हिस्टोन पे लिपट रहा है क्योंकि DNA बहुत ही बड़ा है, 2 मीटर इसकी लेंथ है। तो ये कैसे छोटे से घर में रहेगा, तो DNA ने क्या दिमाग लगाया कि मैं जाके हिस्टोन प्रोटीन पे जाके कॉइल्ड हो जाऊं, लिपट जाऊं। उसके कारण ये छोटा अपने साइज को कर लेता है। तो इस ऐसे DNA जो है बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन पे जाके लिपटा हुआ है, तो ऐसा फिगर हमें ये दिखाई देता। तो ऐसे वाले इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बोलेंगे। तो क्रोमैटिन में हमें क्या क्या दिखने को मिलेगा, क्रोमैटिन जो है किस चीज का बना हुआ है, DNA का बना हुआ है प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। क्रोमैटिन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि क्रोमैटिन में हमें कौन कौन दिखने को मिल रहा है। क्रोमैटिन में हमें DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। जैसे मोतियों की माला जो है यहाँ पे गुथी जा रही है। जब क्रोमैटिन अपने साइज को छोटा करने लगेगा, कंडेंस्ड करने लगेगा, तब उस स्टेज को हम बोलेंगे, उस फिगर को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए ये क्रोमैटिन क्या करेगा, ऐसे क्रोमोसोम का हम फिगर जानते हैं, ऐसा हम फिगर पढ़ते आए हैं।
इसमें क्रोमैटिन क्या करेगा, अपने साइज को कंडेंस्ड करके ऐसा आकार दे देगा, ऐसा शेप दे देगा। यहाँ पे क्या बिल्कुल यहाँ पे इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। इसमें क्रोमैटिन क्या कर रहा है, अपने साइज को बिल्कुल कंडेंस्ड करके ऐसा शेप ये दे देता है। और सेंटर में हम देख रहे हैं एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे हम बोलेंगे सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम जो है क्या है, व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को जब देखेंगे तो हमें धागे की तरह दिखाई देगा। तो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ क्रोमैटिन विच लुक्स लाइक अ थ्रेड। तो ये धागे की तरह दिखाई देगा और क्रोमैटिन का कंडेंस्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए है, डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन पे जाके लिपट गया। हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटने के कारण हमें माइक्रोस्कोप में मोतियों की माला जैसा फिगर दिखाई देगा जो थोड़ा बिखरा बिखरा है। उस फिगर को हम क्रोमैटिन बोलेंगे। जब क्रोमैटिन अपने साइज को अपने कंडेंस्ड करना स्टार्ट कर देगी तो उस स्टेज को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ये वाला फिगर जो देख रहे हैं ये क्रोमोसोम की फिगर है। क्रोमोसोम की फिगर है। यहाँ पे इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन इस क्रोमोसोम में एक और प्रोटीन है जो हिस्टोन नहीं है। तो उस प्रोटीन को जैसे यहाँ पे हम क्रोमोसोम का फिगर बनाते हैं। ये जो है क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में हमें क्या देखने को मिल रही है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है ऐसे ऐसे घूम के जो है कंडेंस्ड होते होते ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये बना देती है, सब बना देती है। तो इस क्रोमोसोम के अंदर में क्या है, डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी प्रोटीन पाए जाते हैं जो हिस्टोन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोटीन बना देते हैं जो कि हिस्टोन नहीं है। इसमें हमें ऐसे फिगर दिखाई देंगे जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो ऐसे लिपटे हुए हैं एक साथ में, जो कि क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करता है। जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाता है तब इसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते आए हैं कि वह क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, क्रोमैटिन। तो आज हमें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में डिफरेंस पता चला है। तो यहाँ पे कुछ है जो क्रोमोसोम, जब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है अब हम जान चुके हैं। क्रोमोसोम में हम जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों प्रेजेंट है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि हिस्टोन नहीं है, तो उसे भी हमें नाम देना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स है, ये कुछ प्रोटीन्स बना रहे हैं जो कि हिस्टोन नहीं है, जो कि हिस्टोन नहीं है। तो उस प्रोटीन का हम क्या नाम देंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन नाम देंगे, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम का फिगर हम समझ चुके हैं। ये सेंटर में जो हम सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के बगल में हमें कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे नाइटोकोर्स। नाइटोकोर्स बोलेंगे। अब एक और फिर से हम समझ लेते हैं कि क्रोमैटिन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए प्रेजेंट रहता है। डीएनए हम जानते हैं ऐसे लिपटा हुआ रहता है। डीएनए की जो लेंथ होती है 2.2 मीटर की होती है, जो कि बहुत बड़ी है। तो डीएनए ने क्या किया, अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर रखने के लिए किसी प्रोटीन के ऊपर वो जाके लिपट गया ताकि वो उस न्यूक्लियस के अंदर जाके रह सके। तो हमें न्यूक्लियस के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये डीएनए क्या कर रहा है, इसके ऊपर जाके लिपट रहा है, ये जाके लिपट गया। तो जब ऐसा फिगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ऐसी फिगर दिखाई देगी जैसे मोतियों की माला जो है गुथी जा रही है। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलेंगे क्रोमैटिन। जहाँ पे हमें मोतियों की माला दिखाई देगी उसे हम बोलेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्या है, आप पूछेगा आपको क्रोमैटिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन कर रही है। डीएनए प्लस
हिस्टोन प्रोटीन कर रही है। जब क्रोमैटिन क्या करेगा, वो सोच रहा है कि मैं बहुत बिखरा हुआ हूँ, मैं अपने साइज को कंडेंस्ड करूँ, थोड़ा मैं कम स्पेस लूँ, तो क्रोमैटिन कंडेंस्ड होने लगेगा, अपने साइज को छोटा करने लगेगा। तो जब ये कंडेंस्ड होने लगता है क्रोमैटिन, तो ये अपने साइज के अंदर में ऐसे ऐसे कंडेंस्ड होने लगेगा और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। सेंटर में सेंट्रोमेयर रहता है, ऐसा फॉर्मेशन कर देगा। तो जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाती है तब ये इस ऐसे शेप में आ जाती है, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन क्रोमैटिन करती है। जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाता है तब उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमेयर होता है। क्रोमोसोम में कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो कि हिस्टोन नहीं होते हैं, तो वैसे प्रोटीन को हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हम जानते हैं कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, वो किसी डब्बे के अंदर में बंद नहीं है। तो वो न्यूक्लियोलस जो है क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस मानिए, उस न्यूक्लियोलस का जो काम होता है आरएनए बनाना होता है। जैसे ये मोतियों की माला है, ऐसा फिगर क्रोमैटिन का फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रोमैटिन। और न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है, डेंस बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड इट इज अ डेंस, मतलब गाढ़ा गाढ़ा हमें न्यूक्लियोलस के अंदर में कोई डार्क स्पॉट, कोई डार्क धब्बा सा हमें दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या ऐसा हमें दिखाई देगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऐसा दिखाई देगा हमें न्यूक्लियस के अंदर। जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम क्या है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस का काम है आरएनए बनाना। आरएनए जो है 3 टाइप की होती है, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। तो ये न्यूक्लियोलस का क्या काम है, आरआरएनए बनाना। और ये आरआरएनए क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करती है, राइबोसोम्स। हम जान रहे थे कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, लेकिन राइबोसोम को कौन बना रहा है, राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है आरआरएनए करती है। अब ये राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो उसका मतलब है जिस सेल में, वैसे जिस अंग में, वैसे ऑर्गन में जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है, तो वैसे सेल में क्या होगा, न्यूक्लियोलस ज़्यादा पाया जाएगा। इसका मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज में हमने इंजाइम्स पढ़े थे, और इंजाइम्स हम जानते हैं कि वो 90 प्रोटीन का ही बना रहता है, 90%, 99% वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो इंजाइम्स, उसमें 6-7 इंजाइम्स हम जानते हैं कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट है, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फैट के डाइजेशन में, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सारे एंजाइम्स प्रोटीन के हैं। तो उसमें क्या है, प्रोटीन के एंजाइम्स है, तो उसमें राइबोसोम्स भी ज़्यादा पाए जाएंगे। पेनक्रियाज के सेल में राइबोसोम्स ज़्यादा पाए जाएंगे। राइबोसोम्स ज़्यादा प्रेजेंट होने का मतलब है कि उसमें आरआरएनए ज़्यादा है, क्योंकि राइबोसोम्स को तो आरआरएनए बना रहा है, फैक्ट्री हुआ राइबोसोम का। तो आरआरएनए का ज़्यादा होने का मतलब है कि न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा है। तो मैं पेनक्रियाज के सेल में न्यूक्लियोलस का जो नंबर है हमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो आज हमने न्यूक्लियस के बारे में सब पढ़ लिया, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हम समझ चुके हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस के अंदर में डीएनए है, क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम है। तो हमने तीनों के डिफरेंस पढ़ लिए। न्यूक्लियस के अंदर में एक डेंस स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियोलस। उस न्यूक्लियोलस का भी अभी हमने फंक्शन पढ़ लिया कि उसका मेन काम क्या है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।